हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज हम लेकर आए हैं वर्क डन का वीडियो लेक्चर नंबर 4 और आज हम इसमें पढ़ेंगे वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में बात कर रखा था वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स, यानी कि पिछले जो 3 लेक्चर जो मैंने शूट किया है उसमें वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स के बारे में बात किया है। और आज जो है हम लोग बात करेंगे वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, ये क्या है? कांस्टेंट फोर्स क्या है? वेरिएबल फोर्स। तो सबसे पहले हम उसको समझेंगे कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में। बच्चों, अगर फोर्स की बात करें, अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जब वेक्टर क्वांटिटी है तो कहीं ना कहीं इसके पास क्या क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड होगा, और क्या? तो डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। यानी कि फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? तो मैग्नीट्यूड के ऊपर और डायरेक्शन के ऊपर। यानी कि अगर मैग्नीट्यूड चेंज तो फोर्स चेंज, डायरेक्शन चेंज तो फोर्स चेंज, या फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज तो भी फोर्स क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो यानी कि हमें कांस्टेंट फोर्स होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर? आइए इसको अच्छे तरीके से और समझते हैं। बच्चों, अगर हम बात करें कि जैसे मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया मैंने 6 न्यूटन का। कितने का? 6 न्यूटन का। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस होकर यहां चला आया, ये लीजिए। अब जो है यहां पर ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने अप्लाई किया फोर्स 6 न्यूटन का, तो ऑब्जेक्ट यहां से डिस्प्लेस होकर यहां चला आया, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर चला आया। अब इस ऑब्जेक्ट पर जब यहां आ गया तो यहां फिर से मैंने इसके ऊपर 6 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया। कितने का? 6 न्यूटन का। तो फिर जो है ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट वही रहेगा, जितना ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस पहले हुआ था उतना ही मीटर का फिर से ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा। अप्रोक्सीमेट जितना पहले हुआ था अप्रोक्सीमेट उतना ही डिस्प्लेसमेंट फिर से ऑब्जेक्ट की होगी, है ना? सेम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अप्रोक्सीमेट सेम है, देख लीजिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम है। और ये ऑब्जेक्ट कहां चला है? पॉइंट सी पर। अगर आप इसमें देखें तो जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है 6 न्यूटन, ये क्या है? दोनों सेम है। तो मैग्नीट्यूड तो इसका सेम हो गया फोर्स का, 6 न्यूटन। डायरेक्शन की बात करें तो इस तरफ जो डायरेक्शन है यहाँ है, इस तरफ इसमें जो डायरेक्शन है वो भी सेम ही डायरेक्शन है, यानी कि डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो फोर्स क्या हो गया? कांस्टेंट। तो यानी कि कांस्टेंट फोर्स कब कहेंगे? तो जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो? सेम हो, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो? कांस्टेंट हो, चेंज नहीं हो रहा हो, तो फोर्स क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आया? नहीं? चलिए एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं। बच्चों, अगर हम फ्री फॉल की बात करें, फ्री फॉल यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी की, तो मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे फ्री फॉल होती है तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसे हम बोलते हैं एमजी फोर्स, जिसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। कौन लगाता है? तो ये लगाती है अर्थ। ये जो अर्थ है वो इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि एमजी फोर्स कहलाता है। मान लिया बच्चों कि इस एमजी फोर्स, इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो है 3 kg। कितना है? 3 kg। तो यहां पर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर mg फोर्स कितना हो जाएगा? तो m कितना है? 3, g कितना है? 10, तो यहां से आ जाएगा बच्चों 30 न्यूटन। कितना आ जाएगा? 30 न्यूटन। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ जो है वो फोर्स लगा रहा है 30 न्यूटन का, और ये जो 30 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का डायरेक्शन किधर है? तो अर्थ के सेंटर के तरफ, क्योंकि हमेशा फोर्स ऑफ ग्रेविटी का डायरेक्शन किधर होता है? तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। क्लियर? फिर से अब मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट चलते चलते यहां पर आ गया, ऑब्जेक्ट चलते चलते यहां पर आ गया।
अभी भी इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, कौन सा फोर्स, mg फोर्स। कौन लगा रही होगी, यही पृथ्वी, mg। अब यहाँ पर mg कितना लग रहा है, तो देखिए m कितना है 3 kg, g कितना है 10, फिर से कितना आ गया 30 न्यूटन। यानी कि फोर्स का डायरेक्शन तो सेम है ही, किधर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कि नीचे के तरफ, और साथ साथ मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है 30 न्यूटन। तो क्या हम कहेंगे, तो हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो लग रहा है वो क्या है, कांस्टेंट फोर्स है, कर सकते हैं नहीं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो कांस्टेंट है ही, साथ साथ मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लग रहा है, और वो हर जगह जो mg जो लग रहा है वो कितना, तो 30 न्यूटन, यहाँ भी 30 न्यूटन, यहाँ भी 30 न्यूटन। तो यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, डायरेक्शन यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। तो क्या कर देंगे हम कि फोर्स जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि फोर्स जो है वो यहाँ पर क्या है, वो फोर्स कांस्टेंट है। क्लियर। अब बात करते हैं थोड़ी वेरिएबल फोर्स की। अगर बच्चों वेरिएबल फोर्स की बात आती है तो फोर्स क्या है, फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, और जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा तो अगर इसकी मैग्नीट्यूड चेंज हुई तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा, अगर इसकी डायरेक्शन चेंज हुई तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा, या फिर दोनों अगर चेंज हुआ तो भी फोर्स चेंज हो जाएगा। तो यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों में से कोई एक भी या दोनों अगर चेंज हुए तो वो फोर्स क्या कहलाएंगे, तो फोर्स कहलाएंगे बच्चों वेरिएबल फोर्स। वो फोर्स क्या कहलाएंगे, वेरिएबल फोर्स। जैसे मान लेते हैं जैसे बच्चों मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने फोर्स लगाया F1, कितना फोर्स लगाया F1। अब ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होकर यहां आ गए, डिस्प्लेस होकर यहां आ गए, क्लियर। फिर इसी ऑब्जेक्ट को के ऊपर फिर से मैंने फोर्स लगाया बच्चों F2, इस यही ऑब्जेक्ट है F2, कितना फोर्स लगा है F2। अब जो है मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा, कुछ ज्यादा डिस्प्लेस हुआ, मान लीजिए कुछ ज्यादा मैंने फोर्स लगा दिया, F2 जो है यहाँ पे लिख दें कि F2 इज ग्रेटर देन F1, F2 इज ग्रेटर देन F1। तो यानी कि कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा। वही सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फिर से मैंने फोर्स लगा दिया, कितना F3, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो और डिस्प्लेस हो गया, और इस बार जो है वो F3 जो है वो ज्यादा है F2 से। तो अगर आप यहां से देखें तो जैसे जैसे फोर्स बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट क्या है, बढ़ रहा है। यानी कि फोर्स अगर बढ़ रही है तो अगर फोर्स बढ़ रही है, जैसे यहाँ पर F2 फोर्स F1 से ज्यादा है तो डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा हो गया, F3 फोर्स F2 से ज्यादा है तो डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा हो गया। तो कहने का मतलब कि फोर्स अगर बढ़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, और जब फोर्स बढ़ रहा है तो यानी कि फोर्स चेंज हो रहा है, F1 F2 F3 फोर्स चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पर इसका डायरेक्शन तो सेम है, डायरेक्शन तो इसी डायरेक्शन में, हर फोर्स जो अप्लाइड है वो हर इसी, इसका डायरेक्शन इस तरफ, F2 का भी डायरेक्शन इस तरफ, F3 का भी डायरेक्शन इस तरफ, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, अलग अलग है। ये है F1 F2 F3 अलग अलग फोर्सेस, क्या है, मैग्नीट्यूड अलग अलग। जैसे मान लीजिए कि ये होगा 10 न्यूटन का, ये मान लेते हैं कि ये है 20 न्यूटन का, ये है 30 न्यूटन का। तो देखिए हर जगह फोर्स जो है वो क्या है, अलग अलग हो जा रहा है, 10 न्यूटन 20 न्यूटन 30 न्यूटन। तो डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, अलग अलग है, 20 न्यूटन 30 न्यूटन 10 न्यूटन, मैग्नीट्यूड क्या है, अलग अलग है। तो फोर्स क्या हो गया, वेरिएबल। फोर्स क्या हो गया बच्चों, वेरिएबल। तो वेरिएबल फोर्स होने के लिए क्या, तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट होना चाहिए, या फिर डायरेक्शन डिफरेंट हो, या फिर दोनों डिफरेंट हो, तो फोर्स क्या हो जाएगा, वेरिएबल। और अगर कांस्टेंट रहेगा तो दोनों डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, तो फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होंगे, और वही एक फोर्स लग रहा है उस बॉडी को डिस्प्लेस कर रहा है, तो फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब हम बात करते हैं
वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की। अब हम बात करते हैं बच्चों वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की। तो अभी हमने देखा कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ रहा था, जैसे जैसे फोर्स बढ़ रहा था, उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रही थी। यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा था तो फोर्स की डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। अब हम इसको ग्राफ से समझते हैं बच्चों, अब हम इसको ग्राफ से समझते हैं। इस तरफ रहेगा फोर्स जो कि न्यूटन में है, और इस तरफ है डिस्प्लेसमेंट एस जो कि मीटर में है। क्लियर? ग्राफ कुछ इस तरह से है, ये लीजिए कुछ इस तरह से एक ग्राफ है। इसमें अगर देखिए तो पहले फोर्स इतना, तो डिस्प्लेसमेंट इतना, फिर फोर्स बढ़ा, एक मिनट, पहले फोर्स इतना, पहले फोर्स इतना है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, इतना। अब मान लीजिए कि अब हम अगर फोर्स को बढ़ाएं, फोर्स को बढ़ाया मैंने तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया, बढ़ गया। फिर से मैंने फोर्स को बढ़ाया तो फिर से डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, फिर से मैंने फोर्स को बढ़ाया तो फिर से डिस्प्लेसमेंट बढ़ा। यानी कि जिस जिस बिंदु पर फोर्स बढ़ रहा है उस बिंदु पर क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, बढ़ रहा है। यानी कि फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, अब हम इसमें क्या है, हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया और इसमें हमें वर्क डन निकालना है। बच्चों इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ में काम करें। हम क्या करते हैं कि वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ में एक छोटा सा पहले स्ट्रिप काटते हैं। क्या करते हैं, एक छोटा सा स्ट्रिप, जिसको हम क्या बोलते हैं, पट्टी, जिसको हम नॉर्मल भाषा में इसको बोलते हैं एक पट्टी काटते हैं। तो ये लीजिए, मैंने क्या किया कि इसकी, ये लीजिए, हमें इसका एरिया निकालना है। सबसे पहले मैंने क्या किया कि इसका एक पट्टी काट लिया, यहां से यहां तक, एकदम छोटा सा, एकदम पतला सा पट्टी। ये लीजिए, एकदम छोटा सा पतला सा पट्टी। इस पट्टी को काट के मैंने अलग बाहर ले लिया। ये लीजिए, इस पट्टी को काट के मैंने अलग बाहर निकाल दिया। ठीक है बच्चों, अब बताएं कि इस पट्टी की जो लेंथ है वो किसके बराबर है। ये जो स्ट्रिप है, जो पट्टी है, इसकी लेंथ किसके बराबर है, तो इसकी जो लेंथ है वो फोर्स के बराबर है। इसकी लेंथ जो है वो किसके बराबर है, फोर्स के बराबर है। यानी कि इसकी लेंथ जो है वो किसके बराबर है, फोर्स के बराबर है। इसकी जो ब्रेथ है बच्चों, ब्रेथ वो किसके बराबर है, तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर। लेकिन छोटी पट्टी है, छोटा, बहुत पतला, बहुत पतला, काफी पतला पट्टी है। और जब काफी पतला है, यानी कि स्ट्रिप काफी पतला स्ट्रिप है, काफी पतला स्ट्रिप है, तो इसका जो ब्रेथ जो होगा वो भी काफी छोटा होगा, काफी पतला होगा, काफी छोटा। तो बड़ा के लिए एस, तो छोटा के लिए हम जो फिजिक्स में यूज करते हैं वो करते हैं डी एस, डी लगाते हैं डी। तो छोटा यानी कि इसका जो ब्रेथ हो जाएगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा डी एस। तो बी इक्वल टू क्या हो गया, डी एस। तो अब हम यहां से इसका एरिया लिखें, एरिया, तो एरिया इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ कितना है एफ, और ब्रेथ कितना है डी एस। तो यहां से हो गया एफ डी एस, यानी कि एफ डॉट डी एस। तो इसी एफ डॉट डी एस को तो हम वर्क डन कहते हैं ना, समझ में आया, इसी एफ डॉट डी एस को तो हम वर्क डन कहते हैं। तो छोटा सा डी एस, छोटा सा डी एस, यानी कि छोटा सा एफ डॉट डी एस, तो कहीं ना कहीं ये जो है एक छोटा सा वर्क डन भी तो हो जाएगा ना। यानी कि डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस हो सकता है कि नहीं। तो अब हमें यहां से समझ में आ गया कि अच्छा, कि अगर वर्क डन निकालना हो, अगर वर्क डन निकालना हो, यहां से एक बात तो हमें समझ में आ गया
कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच के ग्राफ में अगर वर्क डन निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, इसकी एरिया को निकाल देना होगा। दूसरी चीज, अभी हमने एक छोटा सा वर्क डन निकाला है, सिर्फ इतना, कितना, तो जितना में ये स्ट्रिप है इतना में मैंने सिर्फ वर्क डन निकालना है। हमें अगर पूरा यहां से यहां तक अगर वर्क डन निकालना हो तो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट S1 और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है S2। तो S1 से S2 तक वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, तो एक काम करेंगे, इसी तरह से छोटा छोटा स्ट्रिप काटते चलेंगे और इन सब स्ट्रिप को फिर क्या करेंगे, एक साथ जोड़ देंगे और काट काट के जोड़ते जाएंगे और जोड़ने के बाद फाइनल जो आएगा वही हमारा क्या आ जाएगा, पूरा S1 से S2 तक का वर्क डन आ जाएगा। ये लीजिए, ये छोटा छोटा मैंने काफी सारा स्ट्रिप काट लिया, छोटा छोटा काफी सारा स्ट्रिप काट लिया, यानी कि F1 D S1 पहले का, दूसरे का फिर इस तरह से लिख देंगे F2 D S2, उसी तरह तीसरे का लिख देंगे F3 D S3 एंड सो ऑन। और इस सब को जोड़ देंगे, इस सब को जोड़ देंगे तो हमें पूरा का वर्क डन मिल जाएगा, यहां से यहां तक का पूरा का वर्क डन मिल जाएगा। और सबको जोड़ने के लिए हम फिजिक्स में एक यूज करते हैं जिसका एक तरीका जिसका नाम है इंटीग्रेशन, जिसका नाम है इंटीग्रेशन। तो यानी कि एफ डी एस को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यानी पूरा वर्क डन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वर्क डन। तो यहां से अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो वर्क डन बराबर F1, इस तरह से इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, तो यानी कि हमें मिल जाएगा कि वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट ds, कहां से कहां तक, S1 से S2 तक। कहां से कहां तक, तो S1 से S2 तक। तो अगर वेरिएबल फोर्स के थ्रू अगर आपको वर्क डन निकालना हो तो आप इसको क्या करें, तो F डॉट ds को S1 से S2 तक इंटीग्रेट कर दें, आपको वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स मिल जाएगा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स मिल जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। मैंने क्या किया कि छोटा छोटा पट्टी काटते गया, सबको एक साथ जोड़ दिया, जोड़ा तो हमको यहाँ से जैसे ये DW है, यानी कि छोटा सा वर्क डन है, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बड़ा सा वर्क डन मिल जाएगा, यानी कि हमें पूरा वर्क डन मिल जाएगा। तो अगर आपको वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स निकालना हो तो क्या करेंगे, तो F डॉट ds को इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक, S1 से S2 तक। दूसरी चीज हमें इससे क्या सीखने को मिला कि अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के बीच का अगर वर्क डन निकालना हो तो क्या करेंगे, आप एरिया, इसके बीच की एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको जो है वो क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ दिया हुआ इस तरह से, इस तरफ है फोर्स, इस तरफ है डिस्प्लेसमेंट, इस दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट, कुछ इस तरह से एक ग्राफ दिया हुआ है। यहां पर है 30 न्यूटन और यहाँ पर है 5 मीटर, यहाँ पर होगा मान लेते हैं कि 15 न्यूटन होगा, यहाँ पर है 5 मीटर और यहाँ पर है 10 मीटर। ठीक है, अब आपको इसमें वर्क डन निकालना है कि वर्क डन बाय द फोर्स इक्वल टू व्हाट। तो आप क्या करेंगे, इसकी एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, एरिया, और एरिया जब कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, ए रेक्टेंगल दिख रहा है, ए रेक्टेंगल, आप सबसे पहले इस रेक्टेंगल की एरिया निकाल लीजिए, इसके बाद फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, आपको मिल जाएगा पूरा वर्क डन। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या लिखते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। इसकी लेंथ क्या है, तो फोर्स के बराबर, यानी कि 30 न्यूटन इनटू ब्रेथ किसके कितना, 5 मीटर के बराबर, तो 5 प्लस इसकी एरिया के लिए हम क्या लिखते हैं, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो 1/2 इंटू हाइट कितने है
इसकी हाइट किसके बराबर 30 न्यूटन के बराबर, तो 30 इंटू इसकी बेस कितनी है, तो देखिए 10, तो यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 10, तो 10 माइनस 5 बराबर 5, तो हो गया 5। तो यहाँ से कट गया 15, तो हो गया 30 गुने 5 हो गया 150, यानी कि 150 प्लस यहाँ कितना होता है 15 गुने 5 हो जाएगा 75। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से आ गया 5 और 2 जो 25 जूल, यानी कि 225 जूल, 25 जूल आंसर। यानी कि इसकी एरिया, इस एरिया में वर्क डन कितना हुआ है, तो इस एरिया में वर्क डन हुआ है 75 जूल, और इस एरिया में वर्क डन कितना हुआ है, तो 150 जूल, 150 जूल, और कुल मिलाकर वर्क डन कितना हुआ, तो 225 जूल। तो यही था बच्चों वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। बहुत आसान। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स अगर निकालना हो तो क्या करना है कि आपको सिंपली क्या करना है कि आपको F डॉट डी एस को इंटीग्रेट करना है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट डी एस। क्लियर, मिटाएं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। गाइस ये क्वेश्चंस है, मैं क्वेश्चंस में रीड कर देता हूं, आप उसे ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चंस है कि अ पार्टिकल मूव्स अंडर अ इफेक्ट ऑफ फोर्स F इक्वल टू cx। फोर्स दिया हुआ है, फोर्स इक्वल टू cx। A particle moves under the effect of force F equal to cx from x equal to 0 to x equal to x1, x equal to 0 to x equal to x1. The work done in the process is what? Work done in the process is what? फिर से मैं क्वेश्चंस को रेडी करता हूँ। क्या है क्वेश्चंस कि a particle moves under the effect of force F equal to cx from x equal to 0 to x equal to x1. The work done in the process is what? और क्वेश्चन जो है वो CPMT 1982 में, DCE 2002 में, उड़ीसा JEE 2005 में और केरला PMT 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से आप इसको सॉल्व करें। इसमें x1 x2 दिया हुआ है, यानी कि x1 बराबर इसको कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x2 बराबर कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा, और इसमें F इक्वल टू cx दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है वर्क डन इक्वल टू व्हाट। तो क्या करेंगे बच्चों, तो वर्क डन के लिए अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि अगर फोर्स वेरिएबल तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट डी एस। कहां से कहां तक, तो S1 से S2 तक। यहाँ x यानी कि x1 यानी कि S1 बराबर 0 दिया हुआ और S2 बराबर कितना दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है। तो आप इसको यहाँ से ऐसे कर लीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ F की जगह कितना लिखेंगे, cx डॉट dx, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से x1 तक। क्लियर बच्चों। अब आप यहां से करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, देखिए ये तो सबसे पहले c को बाहर निकालेंगे, c कांस्टेंट, तो इसको बाहर निकालिए, लीजिए c को कांस्टेंट बाहर निकालिए। c x डॉट dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो x डॉट dx का इंटीग्रेशन होता है बच्चों x स्क्वायर अपॉन 2। ये तो इंटीग्रेशन तो आपको पता होगा ना, और इसको कहां से कहां तक करना है, 0 से x1 तक। ये चीज तो सिंपल चीज है, तो आपको पता होगा। इंटीग्रेशन तो आपने पढ़ा होगा जब क्लास 11 जब आपका शुरू हुआ होगा, उसी टाइम बेसिक मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, कभी एक आध इसका वीडियो भी, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का वीडियो भी शूट करके अपलोड कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, सॉरी एक्स डॉट डी एस का इंटीग्रेशन क्या हो गया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर। अब देखिए तो एक काम करिए, 2 को भी हम बाहर निकाल लेते हैं, इस 2 को भी c अपॉन 2 करके बाहर निकालिए।
तो अंदर में क्या बच गया, सिर्फ एक्स स्क्वायर। क्या बच गया, सिर्फ एक्स स्क्वायर। अब 0 से कितना तक, x1 तक, तो x c/2 0 से x1 तक, 0 से x1 तक अंदर में बच गया सिर्फ एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर में तो एक बार हम यहाँ पर मैक्सिमम का वैल्यू डालेंगे और एक बार उसमें से माइनस कर देंगे मिनिमम का वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट। तो मैक्सिमम क्या है x1 और मिनिमम क्या है x2, यानी कि एक बार हम इसको x1 का स्क्वायर करेंगे और एक बार हम इसमें 0 का स्क्वायर करेंगे, तो कितना आ जाएगा, c/2 x1 का स्क्वायर हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या बच गया, तो यहाँ से बच गया c/2 इंटू x1 स्क्वायर। तो यानी कि फाइनली जो आंसर हुआ हमारा क्या आ गया, तो 1/2 cx1 स्क्वायर। यही हो जाएगा, इतना जूल हमारा हो जाएगा वर्क डन। ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर बच्चों? तो यही था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो वर्क डन के लिए हमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े, तो आइए एक बार रिवाइज कर देते हैं। तो हमने पढ़ा कि अगर वर्क डन निकालना हो तो सबसे पहले हमने वर्क डन के लिए क्या पढ़ा, तो वर्क डन के लिए पढ़ा कि वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, और क्या पढ़ा, तो वर्क डन के लिए एफ एस कॉस थीटा, और क्या पढ़ा वर्क डन के लिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, और क्या पढ़ा वर्क डन के लिए, तो वर्क डन के लिए क्या पढ़ा कि एरिया निकाल दीजिए, एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर वर्क डन निकालना हो तो आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के ग्राफ का क्या कीजिए, एरिया निकालिए, तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। तो यही था बच्चों वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें वीडियो लेक्चर 5 में, जिसमें कि हम वेरिएबल फोर्स के से वर्क डन, यानी कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, इसके ऊपर हम अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस यही इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार। चैनल को वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, अपने आसपास अपने दोस्तों को शेयर करो अगर अच्छा लगता है तो। ठीक है, और हाँ कमेंट जरूर करो। अगर हम कुछ क्वेश्चन देते हैं कि इसका आंसर कमेंट करें फलना टीम का, तो आप जरूर कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है ना, क्योंकि कमेंट से हमें ये चीज़ समझ में आता है कि कहीं आपको बातें वो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। ठीक है, तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा न्यूमेरिकल का सिर्फ, जिसमें हम वर्क डन का अच्छा प्रीवियस ईयर जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस को यहाँ पर ट्राई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।